हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एनएचआरसी से जुड़े सारे फैक्ट्स एंड फिगर को देखेंगे तथा इसे समझने का प्रयास करेंगे कि एनएचआरसी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी मीनिंग, वर्क एंड फंक्शन क्या है, एनएचआरसी किस प्रकार समय समय पर ह्यूमन राइट्स से जुड़े कार्यों को संचालित करता है। इन तमाम पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। एनएचआरसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के पीटी प्लस मेंस में तथा एसए राइटिंग में भी इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। करंट अफेयर्स के रूप में इसके चेयरपर्सन तथा मेंबर्स के ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन राइट कमीशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया। ह्यूमन राइट की हिस्ट्री में ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया। मानव के विकास के लिए कुछ अधिकार समान रूप से सभी को उपलब्ध होने चाहिए। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों के मानवाधिकार का हनन होता रहा है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के मध्य जर्मनी ने जिस प्रकार प्रजातीयवाद के आधार पर मानव नरसंहार हुआ, वह अत्यंत अमानवीय था। अतः सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और ये उद्देश्य रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट की रक्षा की जाएगी। मूल प्रश्न मूल्य प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि मानवाधिकार को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल रूप में कैसे लागू किया जाए। क्या पूरे विश्व के लिए मानवाधिकार का एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड रूप स्वीकार किया जा सकता है? इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि सोशल एंड कल्चर की स्थिति विशिष्ट है, तो विशेष परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकार को लागू किया जाना चाहिए। इसी मान्यता को म्यांमार के नेता द्वारा मानवाधिकार को देश काल व परिस्थिति के अनुसार लागू होने की बात कही। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो समाज या संस्कृति के सापेक्षित ही मानवाधिकार को लागू किया जा सकता है। महातिर मोहम्मद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, के अनुसार पाश्चात्य मूल्य यानी कि वेस्टर्न वैल्यू मूल्यों से अलग एशियाई मूल्य वैल्यू के आशय समाज को प्राथमिकता, सत्ता की समान एवं परिवार को महत्व प्रदान करना है। अतः समाज में संघर्ष के बजाय सहमति की महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए एक देश में अधिकारों में विभेद किया जाता है तो पूरे विश्व में अधिकारों का एक ही रूप व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सकता। इन बातों को लेकर इनकी आलोचना की गई कि वे एशियाई मूल्य की आड़ में गैर लोकतांत्रिक शासनों को वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1991 में पेरिस में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह, जिसे पेरिस प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है, तैयार किया गया, जो आगे चलकर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। आगे चलते हैं। मानवाधिकार की परिभाषा डिफिनेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डिफिनेशंस के अनुसार अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म, किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। सरल शब्दों में कहें तो ह्यूमन होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको मानवाधिकार कहते हैं, जिसका मूल आधार प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से है। मानवाधिकार का आशय व्यक्ति के उन नैतिक अधिकारों से है जो उसे व्यक्ति होने के नाते प्राप्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप से समूचे मानव जाति के लिए दीर्घकाल में प्राप्त हो सका, यानी कि लॉन्ग टाइम के बाद प्राप्त हुआ। क्योंकि कई पॉलिटिकल फिलोसफर जैसे कि व्यक्तियों के लिए, मतलब पॉलिटिकल फिलोसफर जैसे लोगों के लिए
अधिकार मूलतः संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकार थे। मतलब उनका मानना था जो राइट होते हैं वो संपत्तिशाली लोगों के लिए ही होते हैं। इन इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में भी मानवाधिकार को मजबूत किया गया है। संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और इसे प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। भारत में भी ह्यूमन राइट को अधिक जवाबदेह और मजबूत लाने के उद्देश्य से, मतलब उसको मजबूत बनाने के उद्देश्य से, मानव अधिकार के संरक्षण अधिनियम 1993 यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशंस के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को लागू किया गया। एनएचआरसी का फुल फॉर्म जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका गठन पार्लियामेंट के एक एक्ट के माध्यम से हुआ। यह एक मल्टी मेंबर बॉडी है। एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसका कार्यकाल 3 इयर्स का होता है तथा 70 इयर्स इसके एज तक होता है। मतलब इसका जो टेन्योर होता है 3 साल तक होता है और 70 इयर्स इसके एज तक होता है। मतलब 70 साल उम्र तक के इसके कार्यकाल को होता है। यूएन द्वारा यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। तब से 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनएचआरसी के अमेंडमेंट को देखते हैं। अमेंडमेंट 90 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को 2019 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त रिटायर जज को यह पद सौंपा जा सकता है। मानवाधिकार के संबंधित जानकार सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई, जो पहले 2 हुआ करती थी। इसमें से एक सदस्य महिला का होना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि शुड मस्ट बी कंपलसरी 1 मेंबर जो इसके होंगे वो फीमेल होंगे। इसके टेन्योर जो इसका कार्यकाल होगा 3 इयर्स और 70 इयर्स एज तक होगा। जैसा कि हमने इसके पहले भी बात की इसके रिलेटेड, जो पहले इसका कार्यकाल 5 साल का था जिसे कम करके 3 साल कर दिया गया। इसके 3 एडिशनल एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। 3 एडिशनल एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, इसको ऐड किया गया। उसमें है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC और दिव्यांगों व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त तथा इसके अलावा नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को भी NHRC का सदस्य नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। NHRC के चेयरपर्सन तथा मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के लीडरशिप में गठित 6 सदस्यीय 6 मेंबर की एक कमेटी द्वारा सिफारिश पर होती है। मतलब एक राष्ट्रपति की निगरानी में एक कमेटी बनती है जिसको चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जिसके टोटल मेंबर्स 6 होते हैं। उसके द्वारा इसके मेंबर्स और चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कमेटी के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। इसके मेंबर्स को देखें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा के उपसभापति, सेंट्रल होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा और लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा। यानी सरल शब्दों में कहे तो 2 सदस्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। 2 सदस्य जो होते हैं ओपोजिशंस के होते हैं, यानी कि गैर सरकारी सदस्य, जो लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन राज्यसभा। इसके 2 सदस्य जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं,
यानी कि ना पक्ष के होते हैं और ना ही विपक्ष के होते हैं। उसमें दो सदस्य स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एनएचआरसी के चेयरमैन रिटायर्ड जज मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सीजीआई, या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश होने चाहिए। यानी या तो सीजीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वकील। इसके जो पहले मेंबर होते हैं, फर्स्ट मेंबर होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग यानी कि जो अभी कार्यरत हैं जज या रिटायर्ड जज होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी सर्विंग जज हो, जो अभी कार्यरत है और जो रिटायर हो चुके हैं, वो होने चाहिए। इसके दूसरे मेंबर, सेकंड मेंबर की बात करें तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीजीआई, कार्यरत या सेवानिवृत्त, जो कार्यरत यानी कि चीफ जस्टिस हो या रिटायर करे गए होंगे, ऐसे मेंबर्स इसके होने चाहिए। यानी कि सरल शब्दों में कहे तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यरत या सेवानिवृत्त रिटायर जज होने चाहिए। इसके अन्य सदस्य, इसके बारे में देखते हैं। इसके अन्य 3 सदस्य होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, जो ह्यूमन राइट से संबंधित जानकार यानी इसके नॉलेजेबल होने चाहिए और तथा कार्यनिर्भर होना चाहिए। जिसमें से एक कम से कम जो इसके एक मेंबर हो, उसके एक मेंबर कम से कम महिला होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को देखें। फर्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, सेकंड है नेशनल कमीशन फॉर एससी, थर्ड है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेक्स्ट है नेशनल कमीशंस फॉर बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राष्ट्रीय महिला आयोग, नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट। इसके नेक्स्ट सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनल एंड डिसेबिलिटी। ये लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस के। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं केंद्र सरकार के मतलब जो अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होंगे। मतलब अगर वो काम कर रहे हैं एनएचआरसी में, इसके काम करने रिटायर होने के बाद वो किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन सरकारी मशीनरी में, या चाहे वो सेंटर की हो स्टेट की हो, कार्यरत नहीं हो सकते हैं। एनएचआरसी के चेयरपर्सन एंड मेंबर को हटाने के पीछे का ग्राउंड क्या होता है, इसे किस प्रकार हटाया जा सकता है, इसे भी समझते हैं। राष्ट्रपति, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति चेयरपर्सन एंड मेंबर को उनके पद से हटा सकता है। उसके पीछे का क्या ग्राउंड होता है, यदि वो दिवालिया हो जाए, सेकंड, यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी रोजगार में संलिप्त हो, सेकंड, थर्ड, यदि वह मानसिक एवं शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, नेक्स्ट, यदि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो अथवा न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की जा चुकी हो, मतलब न्यायालय में ऐसी घोषणा कर दी गई हो कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, यदि वो न्यायालय कोर्ट के द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, मतलब कोर्ट के द्वारा अगर किसी तरह का दोषी पाया गया हो तभी हटाने का एक ग्राउंड बनता है। इसके द्वारा प्रेसिडेंट चेयरपर्सन एंड मेंबर को उनके मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यानी कि दुराचार या अक्षमता के कारण भी पद से हटा सकता है। हालांकि इस सिचुएशन में राष्ट्रपति इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए सौंपेगा। इस टर्म को मतलब इस सिचुएशंस को ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो दोबारा आपको इसको इससे रिलेटेड कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। यदि जांच के उपरांत मतलब
प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को ये जांच के लिए सौंपते हैं, तो यदि जांच के उपरांत सुप्रीम कोर्ट के उन आरोपों को सही पाया जाता है, तो उसकी सलाह पर, यानी कि जो जो जांच करेगा उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों को एवं अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं, उनके वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत, नियुक्ति के बाद उनमें लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन सबों का उद्देश्य आयोग की कार्यशैली को स्वायत्तता और स्वाधीनता तथा निष्पक्षता प्रदान करना है, मतलब एक इंडिपेंडेंट तथा भय मुक्त से जो इंस्टीट्यूशन है वो कार्य कर सके। इसका बेसिक मोटो यही है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉप पॉइंट है एनएचआरसी के कार्य। पहला है मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, इसके उल्लंघन की जांच करना, किसी लोक सेवक के समकक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो, उसकी जांच स्वयं कोर्ट के आदेश स्वयं कर सके या कोर्ट के आदेश से कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा मानवाधिकार की रक्षा हेतु गैर संवैधानिक या विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी इम्प्लीमेंटेशंस हेतु आयोग की सिफारिश करना। आगे है इसका नेक्स्ट पॉइंट है लोगों के बीच मानवाधिकार की जानकारी फैलाना एवं उसकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपयोगों के प्रति जागरूक करना, मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलाना। जेलों एवं बंदीगृह में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिश करना, यानी आयोग किसी भी जेल में का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है, यानी उसके जो सिचुएशन है उसको अध्ययन कर सकता है और निरीक्षण के अलावा उसके बाद सुझाव दे सकता है कि इस सिचुएशंस में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या उससे शिकायत के माध्यम से प्राप्त होता है, तो एनएचआरसी उसकी जांच करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनएचआरसी के रोल, इसकी भूमिका को देखते हैं हमारा। इसका पहला पॉइंट है आयोग का कार्य सिफारिश या सलाह, रिकमेंडेशन और एडवाइस होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और ना ही आयोग पीड़ित को किसी भी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक यानी इकोनॉमिक सहायता नहीं दे सकता है, बस वो रिकमेंड कर सकता है। एनएचआरसी किसी को निर्णय मतलब किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है कि हाँ आप मेरे डिसीजन को लागू करो ही करो, ऐसा एनएचआरसी नहीं कर सकता, ये उसके जुडिक्शंस में नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। इन रिपोर्ट को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। इसके साथ ही वे विवरण भी होते हैं जिसमें आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर की गई कार्रवाई का उल्लेख तथा ऐसी किसी भी सिफारिश को मानने के कारणों का उल्लेख होता है। नेक्स्ट है एनएचआरसी अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिश को नकार नहीं सकता, मतलब अगर वो सिफारिश करता है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मैं आपकी सिफारिशों को, आयोग की सिफारिश को लागू नहीं होगी या नहीं करेंगे, ऐसे सरकार मतलब नहीं कह सकते आयोग को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें एक बात और है कि अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि एनएचआरसी के रोल में समय समय के साथ डाउनफॉल यानी कि गिरावट देखने को मिलता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत है, क्या मतलब एनएचआरसी में और मेंबर की ज़रूरत है, क्या ज़्यादा फंड एलोकेट करने की ज़रूरत है, क्या और ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत है, सक्रियता के साथ पावर को भी बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है,
क्योंकि मुख्य उद्देश्य आम आदमी के मानव अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित रखना है। इसको बनाए रखने के लिए क्या और इन ढांचे को बदलने या बढ़ाने की ज़रूरत है? ये मतलब ये रिकमेंडेशंस, ये सुझाव और ये बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनएचआरसी के पावर, शक्तियाँ। पहला है, आयोग के पास सिविल कोड जैसे अधिकार प्राप्त है, मतलब सिविल कोड जैसे उसको राइट प्राप्त है। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी या उसकी रिपोर्ट मांग सकता है। थर्ड है, शिकायतों की जांच हेतु एक स्टाफ एजेंसी है, एक छोटा सा दल है। मतलब ऐसा नहीं कि आयोग के पास एक बहुत बड़ा ब्रॉड जांच एजेंसी है, ऐसा नहीं है। एक टीम है जो अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसका वो जांच करते हैं, उसके बाद उस चीज़ पे कार्रवाई करने के लिए वो विचार करते हैं कि इस पे ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोग सरकार की किसी भी अधिकारियों या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। मतलब अगर उनको लगे कि हाँ ये चीज़ें जांच के लिए और ब्रॉड पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, यानी कि और किसी एजेंसी की मदद लेने की ज़रूरत है, तो आयोग गवर्नमेंट से, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, किसी भी मशीनरी एजेंसी मशीनरी का यूज कर सकता है कि हाँ हमें और वो ऐसी सिफारिश कर सकता है कि हमें और एजेंसी की ज़रूरत है जो हमें जांच में मदद कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस को देखते हैं। फर्स्ट है, आयोग ऐसी किसी मामले की जांच जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए 1 वर्ष हो गया हो। दूसरे शब्दों में कहे तो उन मामलों की जांच कर सकता है जिसे अधिक से अधिक एक समय ना हुआ हो। यानी कि 1 ईयर्स के बाद अगर कोई मामला सामने आता है आयोग के पास, 1 ईयर्स के बाद अगर कोई मामला आयोग के सामने आता है तो वो जांच नहीं कर सकता है। जांच तभी कर सकता है कि कोई मामला उसके घटना घटित होने से 1 साल पहले आई हो, तब ये वो आयोग उस पर अपनी कोई सिफारिश कर सकता है या उस कार्य के ऊपर अपनी जांच कर सकता है। सेकेंड लाइन है, एनएचआरसी सशस्त्र बलों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगने पर केंद्र से सिर्फ रिपोर्ट मांग सकता है, गवाहों को नहीं बुला सकता है। इसी तरह एस एच आर सी यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस केंद्र ह्यूमन राइट कमीशंस के दायरे से भी बाहर है। सशस्त्र बल यानी कि स्टेट एचआरसी केंद्र से जवाब तलब नहीं कर सकता है। इसका मतलब सशस्त्र बल अनेक क्षेत्रों के दायरे से बाहर है। यानी कि जो लिमिटेशंस पावर एनएचआरसी की है वही एचआरसी की भी है, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस की भी है, कि वो मतलब डायरेक्टली कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उस चीज़ पे रिक्वेस्ट फॉर्म में एक तरह का कार्य करता है। नेक्स्ट का है तो एनएचआरसी की उपप्रभाविता होने का सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल विल पावर है। मतलब अगर देखा जाता है तो कई कई बार एनएचआरसी को बहुत मजबूत स्थिति में नहीं पाया जाता है, तो उसका एक मेजर रीज़न होता है पॉलिटिकल विल पावर, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। इसी का नतीजा है कि हर जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय कोर्ट का प्रावधान भी कागजों पर ही रह गया। मतलब ऐसा प्रावधान किया गया था कि हर जिले में एक ह्यूमन राइट के लिए कोर्ट बनाया जाएगा ताकि उस एरिया में पर्टिकुलर उस सिचुएशंस को समाधान किया जा सके, निपटारा किया जा सकते। इसके अलावा संसाधनों का अभाव, पदों का खाली पड़े रहना, अत्यधिक शिकायतों का आना तथा ब्यूरोक्रेसी वर्क कल्चर इन आयोग की समस्या रही है। मतलब ब्यूरोक्रेसी के जो कार्य करने का तरीका है वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उतना एक्टिव नहीं हो पाता है। अक्सर सरकार या तो एनएचआरसी की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू करती है, मतलब थोड़ा सा ही उसके पर्टिकुलर सिफारिश को लागू करती है। अक्सर ये देखा गया है कि इन तमाम बातों को सरकार ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया है, जिसका परिणाम स्वरूप अपने एनएचआरसी अपनी सीमाओं में बनती जा रही है। सिफारिशों की सीमाएं, लिमिटेशन और उन लिमिटेशंस में एनएचआरसी और ज़्यादा बनती हुई नज़र आती है। लोगों का कहना है कि एनएचआरसी में काम करने वाले अधिकारी अपने
अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल निभाए तो शायद बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। मतलब ऐसा लोगों की कहना है कि जो उसमें काम करने वाले अधिकारी है, अगर वो अपने तरफ से प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हैं तो शायद एनएचआरसी और अच्छे काम कर सकेगी। आयोग के लिए कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं कि अगर अपने अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, अगर वो इफ़ेक्टिव वे से करें तो इंस्टीट्यूशंस इफ़ेक्टिव होती है। अगर व्यक्ति के वर्क कल्चर में कमी होती है तो इंस्टीट्यूशन भी कमज़ोर पड़ने लगता है। इसीलिए एनएचआरसी और सक्रिय एक्टिव होना चाहिए, और यह तब होगा जब वहाँ बैठे लोग और ज़्यादा एक्टिव होंगे या समाज के अंदर उसे और सक्रिय करने का प्रयास किया जाए। और यह कैसे होगा? चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, एनजीओ एनजीओ या सिविल सोसाइटी के माध्यम से हो, यानी उनके पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाया जाए, चाहे वो संसद में चर्चा के माध्यम से हो। भारत में भी ह्यूमन राइट सिचुएशंस को सुधारने और मजबूत करने के लिए स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा। लोगों के बीच मानवाधिकार की जानकारी फैलाना एवं उसकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपयोग के प्रति जागरूक करना, ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो मानवाधिकार के प्रचार के लिए आवश्यक हो, मतलब जो इम्पोर्टेंस हो उसको अच्छे से प्रचारित करना चाहिए। ज, ज, इसके कंक्लूजन की बात करें तो भारत में ह्यूमन राइट पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कार्यक्रमों का हिस्सा रहा है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर इन सबों को ध्यान में रखकर 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट पारित किया गया। हालांकि अभी भी इन अधिनियमों के आदर्श को प्राप्त करना शेष है। किसी भी सरकार या व्यक्ति को इन अधिकारों के उपयोग पर रोक लगाने या इसे सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जाति, पंथ, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की डाइवर्सिटी के बावजूद भी अधिकारों को समान रूप से प्राप्त करता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस को अधिक सशक्त बनाने के लिए ढांचागत सुधार की ज़रूरत है, और ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एनएचआरसी की मौजूदा कैपेसिटी उससे और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और एनएचआरसी के मेंबर्स को और ज़्यादा सक्रियता दिखाने की ज़रूरत है। जब ज़्यादा लोग जागरूक होंगे तो अधिकारों की मांग वो खुद करेंगे, और शायद लोगों के ह्यूमन राइट का सुरक्षा अच्छे से हो पाएगा। इस प्रकार हमने एनएचआरसी के गठन से लेकर बदलाव तक कार्य और रोल को समझा, इसे समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है, मोटिवेशंस है। थैंक यू।